मुझे माफ करना बिटिया। रामलाल अपनी बीमारी के कारण अपनी बेटी राधिका के ससुराल रामगढ़ जाने में असमर्थ थे। पर बेटी को देखने के लिए मन छटपटा रहा था। उनके पड़ोस में रहने वाले सोहनलाल का बेटा सुहास जब अपनी प्रतियोगी परीक्षा के लिए झारखंड जा रहा है, यह पता चलते ही उसके मन में आशा का एक दीप जल उठा। उन्होंने फोन करके सोहनलाल को अपने घर बुलाया, अपने मन की बात बताने के लिए कि वो किस तरह अपनी बेटी को देखने के लिए छटपटा रहे हैं। सोहनलाल भी एक बेटी के बाप है, तो रामलाल के मन की दिशा जान गए और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाई साहब। जब सुहास जा ही रहा है तो अपनी बिटिया राधिका से भी मिल लेगा, और उसके ससुराल वाले राजी हुए तो वो सुहास के साथ ही आ जाएगी यहाँ आपके पास कुछ दिनों के लिए। हाँ सोहन भाई, यह आपने बिल्कुल मेरे मन की बात मेरे बिना बताए ही जान ली। काश अभी कुछ दिनों के लिए वो यहाँ मेरे पास आ जाती तो अपनी बेटी और नाती का मुंह देखकर चैन की नींद सो पाता। अभी उसका बच्चा छोटा है और अगले महीने ही उसका मुंडन भी है। ऐसे में राधिका की मम्मी होती तो उसके लिए ढेरों सामान का इंतजाम करती। उसके भाई भाभी तो उसकी खोज खबर नहीं लेते। ऐसे में मायके से कोई नहीं जाएगा तो ससुराल वालों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। क्या भेजना चाहते हैं आप, मुझे बताइए, मैं इंतजाम कर दूंगा। फिर सुहास परीक्षा के लिए रामगढ़ में कुछ दिन रुक जाएगा। बचपन से राधिका इसे राखी बांधती आई है तो इसे भाई का फर्ज भी तो निभाना ही चाहिए। क्या करूं भाई साहब, इसका अपना भाई तो माँ के इस दुनिया से जाने के बाद भी नहीं आया। वो अंत समय तक बेटे का नाम ही ले रही थी। जाने दीजिए, जो हो गया उसका क्या कर सकते हैं। वैसे यह बात हम सबको भी बहुत आखिरी थी कि चाहे इंसान कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, पर परिवार की विकट परिस्थितियों में अपनों के लिए ही समय तो निकाल ही सकता है। माना उस समय नहीं आ सका, पर अब साल भर होने को है। आपकी खोज खबर तो लेनी ही चाहिए थी। मेरे बेटे सुहास को अपने बेटे से कम माना है क्या? वो भी आपकी बहुत इज्जत करता है। आप जो कहेंगे वो करेगा। सोहनलाल ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा। उन्हें अपने दोनों बच्चों पर नाज है। उनकी परवरिश जिस तरह उन दोनों पति पत्नी ने की, उसकी ही कारण आज उनके बच्चे उनकी बात मानते हैं, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करते हैं। बेटा स्टेट टॉपर है और बेटी दिल्ली विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान की लेक्चरर है। दोनों ही अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं। रामलाल बेटी की शादी पर उसे कुछ ना दे पाने से अपराध बोध थे। सब कुछ होते हुए भी जब बच्चों ने अपनी मन मर्जी की तो वो बुरी तरह से टूट चुके थे। और बिना बताए जब बेटी ने दूसरी जाति के लड़के से भागकर शादी कर ली तो कुछ साल नाराजगी में बिताए। पर अब उन्हें अपनी गलती नजर आती है कि उन्होंने बच्चों की परवरिश में जो लापरवाही बरती, उसी का ही तो नतीजा आज उनके सामने है। मेरा मन था अपने नाती को उसके मुंडन पर अन्य सामानों के साथ टेलीविजन गिफ्ट करता। बिटिया को तो शादी में कुछ नहीं दे पाया। रामलाल ने अपने तकिए के नीचे से अपनी चेक बुक निकालते हुए कहा, आपको जैसा ठीक लगे आप गिफ्ट बना दीजिए। सुहास परीक्षा के बाद वही से खरीद लेगा। मैंने इसमें साइन कर दिया है। उसके आने जाने का खर्च, कपड़े और टेलीविजन की कीमत जितनी भी लगे आप देख लीजिएगा। यह पैसे मेरे साथ तो नहीं जाएंगे। जीवन भर अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगा रहा, बच्चों के चरित्र निर्माण पर ध्यान ही नहीं दे पाया। पैसों से ज्यादा उन्हें हमारे साथ और हमारे समय की जरूरत थी। मेरी पत्नी भी स्कूल से आने के बाद भी घर में ट्यूशन पढ़ाती, जिससे दोनों बच्चों को कभी पैसों की कमी न हो। कब बेटा हाथ से निकल गया हम समझ ही नहीं पाए। बस उसकी हर जायज नाजायज जिद्दी पूरी करते रहे। बेटी को भी उसकी मर्जी से शादी करने से नहीं रोके। आज उसके ससुराल वाले उसे मायके आने नहीं देते। पता नहीं वो किस हाल में होगी। परेशान ना हो भाई साहब, सब ठीक हो जाएगा। मैं जिंदगी भर पैसों के अभाव में रहा, बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया, पर उन्हें अच्छे संस्कार देने में हम दोनों पति पत्नी हमेशा लगे रहे। जिस तरह मैंने अपने माता पिता की हर बात हमेशा मानी है और उनकी सेवा की, बस उसी तरह मेरे बच्चे भी हमारी हर बात मानते हैं। सुहास झारखंड रामगढ़ निकलने से 2 दिन पहले रामलाल के पास आकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और वो सारे सामान की सूची बनाई, पैसों का हिसाब लगाया जो वो अपनी बेटी नाती और जमाई को देना चाहते हैं।
फिर फोन पर राधिका और उसके पति से बात की। जब रामलाल ने आग्रह किया कि आप राधिका को लेकर कुछ दिन मेरे पास रहिए, तो उसने अपनी व्यस्तता जताई। फिर जब रामलाल जी ने सुहास, जो उनके पड़ोसी का बेटा है और राधिका का मुंह बोला भाई है, उसके साथ भेजने की अनुमति मांगी, तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं परिवार वालों से बात कर लूंगा, आप भेज दीजिए सुहास को, उसके साथ चली आएगी राधिका। मेरे पास समय नहीं है और अकेले छोटे बच्चे को लेकर इतना लंबा सफर करना मुश्किल होगा। रामलाल जी जमाई की बातों से बहुत प्रभावित हुए। बेटी और नाती को देखने के सपने सजाने लगे। कुछ दिन बाद सुहास जब अपनी परीक्षा के बाद राधिका से मिलने उसके ससुराल जाता है, तो वहां उसकी हालत देखकर बहुत दुखी हो जाता है। राधिका, जो बहुत ही आधुनिक विचारों वाली थी, वो सीधी पल्ले सी सूती साड़ी पहने, सिर पर आंचल रखकर जब सुहास के सामने पानी का गिलास लेकर आई, तो वो पहचान ही नहीं पाया। राधिका की आंसुओं से भरी आंखें साफ बता रही थी कि वो कितने कष्ट में है। आप ठीक तो हो दीदी? यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होती आपको? जब सुहास ने कहा तो राधिका ने इधर उधर देखकर चुप रहने का इशारा किया। वो समझ गया कि जरूर राधिका परेशानी में है। अगले ही दिन बच्चे का मुंडन था, जिसमें सुहास ने मामा वाले सारे फर्ज निभाए। सभी उसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। राधिका की ननदों की वो फुसुर फुसुर, जिसमें वो सुहास को राधिका का आशिक कह रहे थे, सुहास के कानों तक पहुंची, तो उसका मन किया कि वो तुरंत वहां से चला जाए। पर रामलाल चाचा को वचन देकर जो आया था कि राधिका और उसके बच्चे को लेकर ही आएगा। रात को भोजन के समय जब उसने राधिका के जाने की बात की, तो सब उसके चरित्र पर उंगली उठाने लगे। जो लड़की अपने माँ बाप की ना हो सकी, वो भला पति के अतिरिक्त कितने पुरुषों के साथ संबंध बनाई होगी, कोई नहीं जानता। जब राधिका की सास ने यह कहा तो चीख उठा सुहास, खबरदार, मेरी बहन के बारे में एक भी गलत शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपके बेटे के कारण इसने अपना परिवार छोड़ा और दिन रात आप लोगों की सेवा में सूख कर कांटा हो गई है। आप इसके साथ जानवरों समान व्यवहार करते हैं। मैं दीदी को लेने आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। राधिका के ससुराल वालों ने खूब तमाशा किया, पर जीत सुहास की ही हुई। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी थी, जिसके डर से राधिका के ससुराल वाले शांत हो गए। जो सामान रामलाल बेटी को देना चाहते थे, वो सुहास राधिका के साथ ही वापस ले आया और उसके पति से साफ शब्दों में कह दिया, अगर मेरी बहन की रक्षा नहीं कर सकते अपने परिवार वालों से और समाज से, तो आप आजाद है इस शादी के बंधन से। राधिका को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। जहां उसके चरित्र पर उंगली उठाई जा रही हो, वहां वो अब और नहीं रहेगी। अगले दिन राधिका अपने बच्चों के साथ अपने पिता की गोद में सिर रखकर खूब रो रही थी। रामलाल भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। मुझे माफ कर दे बिटिया, आज जो तेरी हालत है उसका पूरा दोषी मैं ही हूँ। रामलाल की हथेलियां कांप रही थी। बेटी का सिर उनकी गोद में था और नाती उनकी धोती पकड़कर मासूमियत से खेल रहा था। उस पल रामलाल को ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने उन्हें जीने की एक और वजह दे दी हो। उन्होंने राधिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बिटिया, आज जो तेरी हालत है उसका पूरा दोषी मैं ही हूँ। आगे से तुझे किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। राधिका फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं बाबूजी, गलती मेरी भी थी। मैंने आपकी परवरिश, आपके विश्वास सबको ठुकराकर सिर्फ अपनी जिद देखी। मुझे लगा था प्यार ही सब कुछ होता है, लेकिन जहाँ सम्मान ना हो वहाँ प्यार भी दम तोड़ देता है। पास खड़ा सुहास चुपचाप यह सब देख रहा था। उसके आंखें भी नम थी। तभी रामलाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, तूने आज जो किया, जो मेरा अपना बेटा भी ना कर सका, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। सुहास झट से उनके पैरों के पास बैठ गया। ऐसा मत कीजिए चाचा जी, दीदी मेरी भी उतनी ही अपनी है जितने रिश्ते सिर्फ खून से नहीं निभाने से बनते हैं। रामलाल की आंखें भर आई। उस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा। वर्षों बाद उस सुने घर में फिर से रौनक लौट आई थी। राधिका सुबह बाबूजी के लिए चाय बनाती, दवाइयाँ समय पर देती और शाम को नाती की खिलखिलाहट पूरे आंगन में गूंजती रहती। लेकिन भीतर ही भीतर उसे एक डर हमेशा सताता था। क्या समाज उसे स्वीकार करेगा? क्या उसका पति कभी लेने आएगा? क्या लोग उसके चरित्र पर ऐसे ही उंगली उठाते रहेंगे? एक रात उसने हिम्मत करके बाबूजी से पूछा, अगर मैं वापस वहां नहीं जाना चाहूं तो क्या आप मुझे बोझ नहीं समझेंगे? रामलाल
जैसे तिलमिला उठे। उन्होंने तुरंत उसकी बात काट दी। खबरदार, जो खुद को बोझ कहा तो बेटी बाप के घर बोझ नहीं होती, बाप की जिम्मेदारी और सम्मान होती है। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसी समय दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सुहास ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने राधिका का पति विवेक खड़ा था। चेहरा थका हुआ और आंखें झुकी हुई थी। राधिका उसे देखकर सहम गई। विवेक धीरे धीरे अंदर आया और रामलाल के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं राधिका का साथ नहीं दे पाया। रामलाल ने कठोर स्वर में पूछा, अब यहाँ क्यों आए हो? विवेक की आंखें भर आई, क्योंकि राधिका के जाने के बाद समझ आया गलती सिर्फ मेरे परिवार की नहीं, मेरी भी थी। मैं हमेशा चुप रहा, सोचता रहा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी चुप्पी ने राधिका को अकेला कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। विवेक राधिका की तरफ मुड़ा। अगर तुम चाहो तो मैं सब छोड़कर अलग रहने को तैयार हूँ, बस एक मौका दे दो। राधिका ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसे वहां पछतावा दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार वो पुरानी राधिका नहीं थी जो सिर्फ प्यार के नाम पर सब सह ले। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हारे साथ तभी जाऊंगी विवेक, जब तुम्हें पत्नी नहीं इंसान की तरह मेरी इज्जत करना आएगा। और एक बात याद रखना, पति का प्यार तभी सच्चा होता है जब वो पत्नी का सम्मान भी कर सके। विवेक ने सिर झुका लिया। कुछ दिनों बाद विवेक ने सच में शहर में एक छोटा सा किराए का घर ले लिया। उसने अपने परिवार से अलग होकर नई शुरुआत करने का फैसला किया। रामलाल ने इस बार बेटी को विदा करते समय उसके साथ में पैसे नहीं बल्कि आत्मविश्वास रखा। उन्होंने कहा, इस बार मेरी बेटी किसी के घर समझौता करके नहीं जा रही है, बल्कि अपना सम्मान लेकर जा रही है। राधिका मुस्कुरा दी। सुहास नाती को गोद में लेकर बोला, और सुनिए दीदी, अब अगर किसी ने परेशान किया ना तो आपका भाई फिर पहुंच जाएगा। सभी हंस पड़े। आज रामलाल के चेहरे पर सुकून था। उन्हें समझ आ चुका था बच्चों को सिर्फ सुख सुविधा नहीं, संस्कार, समय और अपनेपन की छांव भी चाहिए होती है। और राधिका ने भी सीख लिया था, प्यार जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी होता है।